नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। राजस्थान सरकार ने न्यायिक सेवा में दिया 5% आरक्षण को मंजूरी। राजस्थान न्यायिक सेवा नियमावली 2010 में किया जाएगा आवश्यक संशोधन। दासता पर CHRI और वॉकफ्री ने पेश किया नवीनतम रिपोर्ट। आधुनिक दासता उन्मूलन की दिशा में निराशाजनक प्रगति, भारत का रहा खराब प्रदर्शन। तो चलिए बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में राजस्थान की गहलोत सरकार ने गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग में शामिल 5 जातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% की जगह 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान की न्यायिक सेवा नियमावली 2010 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस परिवर्तन के बाद प्रदेश में गुर्जर समेत बंजारा, गडरिया आदि कई अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% की जगह अब 5% आरक्षण के लिए राजस्थान के न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन के लिए मंजूरी मिल गई है। श्री गहलोत ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग लंबे समय से इस संशोधन की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब गुर्जर, रायका, रैबारी, गाडिया, लुहार, बंजारा, गडरिया आदि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रदेश के न्यायिक सेवा में नियुक्तियों के अधिक अवसर मिल सकेगा। गौरतलब है कि राज्य की न्यायिक सेवाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में अब न्यायिक सेवा में कुल 55% आरक्षण हो गया है। आपको बता दें कि साल 2007 से 2009 के गुर्जर आरक्षण आंदोलन में तकरीबन 68 लोगों की मौत और सरकारी संपत्तियों को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुर्जर समाज को अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण दिया था, जिसे साल 2011 में हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। इस अवसर पर कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और वॉक फ्री नाम की संस्था ने दासता के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। आपको बता दें कि वॉक फ्री एक अंतर्राष्ट्रीय दासता विरोधी संगठन है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रमंडल देशों द्वारा साल 2018 के बलात्श्रम, मानव तस्करी आदि को समाप्त करने और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने और आधुनिक दासता की स्थिति को साल 2030 तक समाप्त करने की दिशा में प्रगति का आकलन किया गया है। आपको बताते चलें कि दासता से ग्रसित विश्व के करीब 40% लोग राष्ट्रमंडल देशों में रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस दिशा में निराशाजनक प्रगति हुई है और 2030 तक आधुनिक दासता को समाप्त करने वाले कार्यों में भी कमी देखी गई। रिपोर्ट में भारत की स्थिति को खराब बताया गया। वर्तमान दासता की स्थिति से निपटने के लिए भारत के पास कोई राष्ट्रीय समन्वयक निकाय या राष्ट्रीय कार्य योजना नहीं है। इतना ही नहीं, साल 2011 में एशिया के अन्य देशों की ही तरह भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के फोर्स्ड लेबर प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की है। यह प्रोटोकॉल राज्यों की सरकार को इस बात के लिए बाध्य करती है कि मुआवजे सहित बलात् श्रमिकों को सुरक्षा और उचित श्रम प्रदान करने के लिए बाध्य करे। इस संदर्भ में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, 23, 24, 39 और 42 महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। इतना ही नहीं, भारतीय दंड संहिता के 366A, 366B, 370 और 374 खंड भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम 2015, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, बाल श्रम अधिनियम 1956, बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 आदि भी दासता के विभिन्न स्वरूपों को समाप्त करने का प्रावधान करता है। गौरतलब है कि आधुनिक दासता शोषण की वह परिस्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति धमकी, हिंसा, जबरदस्ती एवं बलपूर्वक या धोखे के दुरुपयोग से बच नहीं पाता। CHRI यानी कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एक स्वतंत्र गैर पक्षपातपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन है। यह मुख्य रूप से राष्ट्रमंडल में मानवाधिकारों की व्यावहारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अब अंत में आइए कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नज़र, जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। राजस्थान सरकार ने अपने अधिकारियों को 20 अगस्त से प्रदेश भर में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह योजना राजस्थान सरकार के नो हंगर नो स्लीप के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम है। इस योजना के तहत जरूरतमंदों और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर बनी यह योजना राज्य के 213 शहरी स्थानीय निकायों में 358 रसोई घरों द्वारा चलाया जाएगा। भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी। भारत की शीर्ष दवा नियामक निकाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII को कोरोना वायरस के खिलाफ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी है। अब इस वैक्सीन का परीक्षण देश भर में 17 चयनित संस्थानों में किया जाएगा। इस परीक्षण में तकरीबन 1600 लोग भाग लेंगे, जो एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, गोरखपुर, नेहरू अस्पताल, ISS अकादमी मैसूर और अन्य 13 जगहों पर किया जाएगा। जो स्वयंसेवक इस परीक्षण में भाग लेंगे उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इनमें से प्रत्येक को 4 सप्ताह में 2 खुराक दिया जाएगा। पहले खुराक के 29 दिन बाद दवा की दूसरी खुराक दी जाएगी। भारत में प्रत्येक वर्ष श्रावणी पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 3 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा के दिन मनाया गया। आपको बताते चलें कि साल 2019 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आदेश से केंद्रीय और राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाने का आदेश जारी किया गया था। तब से संपूर्ण भारत में इसी दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाए जाने का कारण ये है कि प्राचीन समय में इसी दिन शिक्षण सत्र शुरू होता था और छात्र इसी दिन से पठन पाठन का कार्य शुरू करते थे। जून के महीने में देश के 8 प्रमुख ढांचागत उद्योगों के उत्पादन में 15% की गिरावट दर्ज की गई। यह आंकड़ा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई को जारी किया गया। जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में कोयला के क्षेत्र में 15.5%, कच्चे तेल के उत्पादन में 6%, प्राकृतिक गैस में 12%, रिफाइनरी उत्पादन में 8.9%, स्टील उत्पादन में 33.8%, सीमेंट उत्पादन में 6.9% और बिजली उत्पादन में 11% की कमी दर्ज की गई। इससे पहले मई के महीने में 22% की गिरावट दर्ज की गई थी। आपको बताते चलें कि देश के सकल औद्योगिक उत्पादन में इन 8 उद्योगों की कुल हिस्सेदारी तकरीबन 40.3% है। केंद्र सरकार ने हाल ही में रंगीन टीवी सेट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और दूसरे देशों से टीवी के आयात को रोकना है। भारत में रंगीन टीवी आयात करने के लिए चीन एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। इससे चीन को बड़ा आर्थिक झटका लगेगा। भारत में टीवी निर्यात करने वाले प्रमुख देशों में चीन, वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। भारत में टीवी उद्योग तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का है, जिससे 36% चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से आयात होता है। भारत सरकार द्वारा यह आयात प्रतिबंध 36 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर से अधिक रंगीन टीवी के साथ ही 63 सेंटीमीटर से कम स्क्रीन आकार वाले LCD टेलीविज़न सेट पर लगाया गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में कहा कि जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड को भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल कर दिया गया है। इन राज्यों के साथ ही इस योजना में शामिल राज्यों की संख्या अब 24 हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इससे अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत आने वाले कुल लाभार्थियों में 80% यानी 65 करोड़ लाभार्थी इन 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
कहीं भी सब्सिडी वाला राशन ले सकते हैं। शेष राज्यों को मार्च 2021 तक इस योजना के दायरे में शामिल कर लिया जाएगा। फिलहाल 8 PM के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।